बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आईआर का नया टॉपिक, इसमें हम वार पढ़ते हैं कि वार है क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स किस चीज़ की, वो वार की है कि स्टेट एक दूसरे के खिलाफ वार ही लड़ते हैं। दो मुख्तलिफ ही व्यू पॉइंट्स है वार के बारे में कि वार क्यों हो रहा है। एक जो व्यू पॉइंट्स है वो कह रहे कि ये जब डिप्लोमेसी ही फेल हो जाती है दो स्टेट के दरमियान, जब उसकी डिप्लोमेटिक जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो जाती है, ट्रेड ख़त्म हो जाती है, दोनों स्टेट के दरमियान कोई और रास्ता ना बचता हो, तो वो ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही वार लड़ते हैं। तो जब डिप्लोमेसी हो तो वार नहीं होगा, जब डिप्लोमेसी ख़त्म हो जाती है तो इसके बदले में फिर क्या होगा, दो स्टेट एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही वार लड़ते हैं। जब तक डिप्लोमेसी कायम रहती है तो इसी वक्त तक इस दोनों स्टेट की पीसफुल रिलेशन से, और वो पीस को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के साथ वार नहीं लड़ते, ट्रेड करते हैं। और इसके साथ साथ जो जितने भी डिप्लोमेटिक कनेक्शन है एक दूसरे के साथ वो कायम रखते हैं। और जब भी डिप्लोमेसी ही फेल हो जाती है तो वार ही कंटिन्यूएशन से पॉलिटिक्स का। तो फर्स्ट व्यू के मुताबिक वार इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स व्हेन डिप्लोमेसी फेल्स सम स्टेट डिसाइडेड टू यूज़ फोर्स। तो जब भी डिप्लोमेसी फेल हो जाती है तो स्टेट के साथ एक ही ऑप्शन रह जाती है कि वो ही यूज़ ऑफ फोर्स करे। जब यूज़ ऑफ फोर्स हो जाती है तो इसमें वार यानी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा व्यू कह रहे कि जो इंटरनेशनल सिस्टम का एक इंटरनेशनली तौर पर एक निज़ाम बना हुआ है, जब ये सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए, जब इस सिस्टम में खामी आ जाए, जब ये सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो वार हो जाता है। यानी इंटरनेशनल जो सिस्टम है अभी यूएनओ है, मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 हुआ। क्यों हुआ? जो इंटरनेशनल निज़ाम था वो ख़राब था। यानी वर्ल्ड वार 1 के बाद एक इदारा बना था जिसको लीग ऑफ नेशंस कहते थे। लीग ऑफ नेशन कमज़ोर ही पड़ा। जब वो कमज़ोर ही पड़ा तो वर्ल्ड वार 2 हो गया। तो ये भी ये कह रहे कि जब से यूएनओ जैसे एक मॉडर्न इंटरनेशनल निज़ाम का एक सिस्टम बना हुआ, अगर ये फेल हो गया तो और वार जो ही दूसरा होगा। इसमें हम पढ़ते हैं कि काजेज़ है क्या वार की, यानी वार क्यों हो रहा है। इसको हम 3 एंगल से ही इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, 3 एंगल से। यानी इंडिविजुअल लेवल पे भी देखते हैं, और स्टेट लेवल पे भी देखते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम देखते हैं कि वार की वजूहात क्या बनती है, कि वार क्यों हो रहा है। सबसे पहले हम इंडिविजुअल लेवल पे काजेस पढ़ते हैं। एग्रेसिव करेक्टर ऑफ लीडर हो, यानी एक जो लीडरशिप हो वो एग्रेसिव हो। जैसे एटलर एक एग्रेसिव लीडर था, मेसोलिनी एक एग्रेसिव लीडर था। या एक डिक्टेटर हो, तो वो ज़्यादा तौर पर जब डिक्टेटरशिप हो तो वो डिक्टेटरशिप या मोनार्च हो तो वो ही वार करते हैं, वार की तरफ। जो रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हो तो इसमें कभी भी वार नहीं होगा, यानी वार होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि वो कह रहे कि आवाम की प्रेशर की वजह से वो वार तक नहीं जाती। दूसरा मेन जो इसमें है कि मिस परसेप्शंस, यानी मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ मिस परसेप्शंस होता है स्टेट के दरमियान। एक चीज़ पे मिस परसीव्ड हो तो वो स्टेट हॉस्टिलिटी की तरफ एक दूसरे के साथ जाती है। और एक तो इंडिविजुअल लेवल हम पढ़ा था, अभी स्टेट लेवल या सोसाइटी लेवल पे क्यों होगा। कांट कहते हैं, ये एक पॉलिटिकल स्कॉलर है, कि उस सोसाइटी में या उस स्टेट में वार बहुत होगा जब अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटीज़ हो। अरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो एक ही बंदे या फ्यू जो लोग होते हैं उसी के हाथ में पावर है, तो वो पावर इस्तेमाल करते हैं। तो उसी सोसाइटी में ही जो वो होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कम होता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कम हो तो वार होगा। प्लाटो कहते हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशंस कोहेसिव है, जहाँ पे कोहेजन मौजूद है, तो उस सोसाइटी में ही जो वार होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जब पॉपुलेशन कोहेसिव ना हो, उसमें अमांगी नहीं है, तो उसी में फिर वार ज़्यादा होंगे। लिबरल जो थ्योरी है, जो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वार बहुत कम होगा, क्योंकि पावर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसके साथ साथ वो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पावर बनाते हैं। जब रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा, और फिर आवाम की प्रेशर होगी तो उस सोसाइटी में वार कम होगा।
लिबरल कैपिटलिस्ट वो ये कहते हैं कि जितने भी लिबरल कैपिटलिस्ट हो तो वो क्या करते हैं, वार को अवॉइड करते हैं। वार के अवॉइड वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वार अगर हो तो इससे क्या होगा, ट्रेड इंटरप्शंस होगी। जब ट्रेड इंटरप्शन होगी तो या ट्रेड ब्लॉकेड होगी तो इसके लिए प्रॉफिट नहीं होगा और इसके बदले में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। जब इन्फ्लेशन होगी तो सोसाइटी में एक टेंस हालात पैदा होगी, तो उसी में से अवाम फिर उस जो भी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ उठती है। तो इस वजह से वो कह रहे कि जो लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वो ये चाहते हैं कि वार ना हो, यानी जितने भी अगर वार होते हैं तो वो एक अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में होते हैं या एक डिक्टेटरशिप, जो फ्यू लोगों के हाथ में गवर्नमेंट होता है तो वो उसी सोसाइटी में ही वार ज़्यादा होते हैं। रेडिकल थिवरिस्ट इससे डिसएग्री है लिबरल व्यू से। वो ये कहते हैं कि कैपिटलिस्ट लिबरल ने तो दो किस्म के ही सोसाइटी पैदा की है, दो किस्म के ही क्लास पैदा किए सोसाइटी में, तो इससे तो ज़्यादा ही वार होगा। क्योंकि अगर दो क्लास मौजूद हो, एक गरीब एक अमीर, यानी बोर्गेस वो प्रोलेटरेट, तो वो उस सोसाइटी में अमांगी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस वजह से रेडिकल कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इसमें ज़्यादा ही वार होगा, क्योंकि क्लास डिविजन से, जब क्लास डिविजन्स ना हो, एक सोसाइटी में कोहेजन्स हो तो फिर सोसाइटी में वार नहीं होगा। तो इधर ही तो लिबरल कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वार डिवीजन मौजूद है। और इसी स्टेट लेवल पे जो हम पढ़ते हैं कि एक डाइवर्शनरी वार भी, जो जब कोई स्टेट में हालात जो डोमेस्टिक क्राइसिस मौजूद हो या इंटरनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो तो वो स्टेट एक वार लॉन्च करता है एक्सटर्नल तौर पर। क्योंकि अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको एक्सटर्नलाइज करने के लिए ही वो वार लॉन्च करता है। जितने भी मसले मसाइल चलते हैं कि वो लोगों की ध्यान बाहर की तरफ कर दे, जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको हटा दे, तो इसको डाइवर्जनरी वार कहते हैं। तो ये भी एक सोसाइटी यानी स्टेट की लेवल की वजह से जो हम कहते हैं कि वार हो सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे हम अगर देखते हैं कि वार क्यों होते हैं, सबसे पहले हम टेरिटोरियल क्लेम पे देख कि जब मुल्कों के दरमियान एक टेरिटोरियल क्लेम मौजूद हो तो उसी की वजह से वार होगी। यानी जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान कश्मीर एक टेरिटोरियल क्लेम्स है, तो जब ये क्लेम्स हो दोनों के दरमियान तो ही वार होगा। जब तक ये क्लेम्स ख़त्म ना हो जाए तो इससे भी क्या होगा, वार ख़त्म नहीं होगा। और इसके साथ साथ कुछ स्टेट ऐसे जो तारीखी तौर पर क्लेम्स करते हैं जिसको इरेडेंटिज़म्स कहते हैं, वो भी एक हिस्टोरिकल क्लेम्स है। जैसे अफ़गानिस्तान क्लेम करता है कि ये बलूचिस्तान का हिस्सा मेरा है, तो ये इससे भी यानी दो मुल्कों के दरमियान एक रिलेशंस ही मुस्तहकम नहीं हो जाता है, क्योंकि जब तक वो ये क्लेम्स को ख़त्म ना करे। और तो इसी वजह से भी वार हो सकती है इंटरनेशनल लेवल तक। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे एक और चीज़ भी है जिसको हम सेल्फ डिटर्मिनेशंस क्लेम्स भी कहते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशंस क्लेम एक स्टेट है वो अपने लिए लड़ते हैं, जैसे कश्मीर है और फ़लस्तीन है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए एक अलग ही स्टेट जो बनने के लिए। लेकिन जो नहीं होने देते हैं, तो इसके जैसे इंडिया कश्मीर को आज़ाद नहीं देता है, तो इसमें क्या होगा कि वो लड़ते हैं इसी चीज़ पे। तो इस ये भी इंटरनेशनलाइज हो सकता है ये मसला। और पावर ट्रांजिशन भी एक थिवरी है जो इस चीज़ के बारे में बताती है। ये थिवरी AFK ऑर्गन्सकी ने पेश की थी। इस थिवरी के मुताबिक कि जो वार होता है वो एक साइकिल होता है, यानी जब पावर ट्रांसमिट होता है यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के, वो जैसे अभी हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अमेरिका एक पावरफुल स्टेट है, अभी चाइनीज़ ने एक डोमिनेंट पावर बनना है। जब चाइना एक डोमिनेंट पावर बनता है और अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ही वार होगा। क्यों वार होगा? क्योंकि ये लॉन्ग साइकिल ऑफ वार इन पीस के दरमियान यही ऑर्गेन्सकी ने बयान किया है कि जब पावर ट्रांजिशन होगा तो जितने भी उसने बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए इसमें कि सालों से ये हो रहा है कि जब भी पावर ट्रांसमिट होगा एक स्टेट से दूसरे में तो वार ही होगा। इसमें इसने और
جو ٹرانزیشن تھیوری میں اگر ہم دیکھیں ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 تو یہی ہوا تھا روسو جاپانیز وار میں، یہی ہوا تھا جو ایک یعنی ڈومیننٹ اسٹیٹ ہے اس کو اس پہ ایک دوسرا ہیجمونی بن رہا ہے، تو وہ اسی دوران ایک کیا ہوگا، ایک وار ہوگا اسٹیٹ کے درمیان۔ تو یہ آج کا لیکچر ہے آئی آر کا وار کا، اور اس کے بعد ہم وار کی کیٹیگری پڑھتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔